अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, मुझे बताइए। क्या प्रज्वलित ऐसे लिखा जाता है? नहीं साथियों, ऐसे लिखा जाता है नहीं। प्रज्वलित कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ऐसे लिखा जाता है। एक शब्द और आपसे पूछा जाता है, उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? तो जब हम साथियों उज्ज्वल की बात करते हैं, उज्ज्वल में साथियों 2 बार जाएगा और दोनों बार आधा आधा जाएगा, तो कुल मिला के उज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा और प्रज्वलित ऐसे लिखा जाएगा। तो जिनका आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर सी, तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से साथियों शुद्ध आपको बताने कि कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। देखिए कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो समाज कैसा, ये तो पुल्लिंग हो जाएगा। खरगोश कैसा, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। पूर्णिमा कैसा शब्द है साथियों, ये स्त्रीलिंग शब्द है। पूर्णिमा कैसी है, तो मैं कह सकता हूं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी वाला शब्द पुल्लिंग नहीं है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए कौन सा शब्द पुल्लिंग है, मुझे बताइए। यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए परीक्षा कैसी है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। चालाकी कैसी है, ऋतु कैसी है। घाघरा कैसा है, अब घाघरा के साथ साथियों कैसा शब्द का इस्तेमाल होगा, जिन शब्दों के साथ कैसा हो वो आपके पुल्लिंग होते हैं। और अगर बात करें साथियों जिन शब्दों के साथ कैसी लग जाए, ये खुद ऑटोमेटिक लगेगा साथियों, वो आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि राष्ट्रीय जागरण क्या लिखा हुआ साथियों, यहां पर राष्ट्रीय लिखा हुआ है। राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास के ओजस्वी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो साथियों कौन प्रसिद्ध हैं, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए ना, तो रामधारी सिंह दिनकर आपको बताना है, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ही राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास के ओजस्वी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित विकल्पों में से नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन बताइए। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि माता का बहुवचन क्या होगा, तो आप क्या माता श्री बताओगे? नहीं, आप क्या बताओगे साथियों, माताएं बताओगे। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित विकल्पों में से नीचे दिए गए शब्द का एक वचन बताना है आपको। यानी कि अगर गौएं की बात करें, क्या साथियों, अगर गौएं की बात करें तो इसका एक वचन क्या होगा, तो इसका एक वचन साथियों गौ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गौ हो जाएगा। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है। तो जब भी साथियों अगर देखिए अगर संस्कृत आती तो आप संस्कृत लगाते, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां पर एक वैदिक संस्कृत है और एक लौकिक संस्कृत है। इसमें से अगर आपको देखना हो कौन सी सबसे प्राचीनतम है, तो आप याद रखेंगे कि वैदिक संस्कृत जो है ना साथियों, वो सबसे प्राचीनतम है, आप लोग ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि कृष्ण सोबती को उनके किस उपन्यास के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे जिंदगी नामा। जिंदगी नामा साथियों किसका उपन्यास है, तो मैं कहूंगा कृष्ण सोबती का उपन्यास है और इस उपन्यास के लिए ही उनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि गुड़ गोबर कर देना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, मुझे बताइए। तो साथियों कोई बखेड़ा खड़ा कर देना, गुड़ गोबर कर दिया नहीं, गायब हो जाना, गायब कर देना नहीं, बना बनाया काम बिगाड़ देना, ये आपका जो होगा वो मैं कहूंगा कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाई तूने तो सब गुड़ गोबर कर दिया, यानी कि तूने तो बना बनाया काम बिगाड़ दिया। तो जिनका भी आंसर जो लोग भी यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। आसमान फट जाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों, बताइए। कि असंभव काबू होना नहीं, बहुत शोर होना नहीं, चुगली करना नहीं, अचानक आफत आ पड़ना। क्या अचानक साथियों आफत आ पड़ना या मुसीबत आ जाना, इसको कहा जाता है भाई आसमान फट पड़ा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है साथियों, जो सामने ना हो उसके लिए एक शब्द आप क्या बताएंगे, मुझे बताइए। देखिए जो सामने होता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष, और जो सामने नहीं होता है उसको क्या कहते हैं साथियों, परोक्ष। तो कुल मिला के जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, मैं कहूंगा कि आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए मेहनत ऐसी सफलता मिलती है, क्या मेहनत से ऐसी सफलता मिलती है जिसकी आशा ना की गई हो। इस वाक्य में प्रयुक्त जिसकी आशा ना की गई हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसकी आशा ना की गई हो, यह सवाल आपसे एग्जाम में साथियों बहुत पूछा जा चुका है, बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है। तो अगर बात करें निराशा कहेंगे, आशातीत कहेंगे, ठीक है ना, आशातीत नहीं कहेंगे, अंदुर भी नहीं कहेंगे साथियों, अप्रत्याशित कहेंगे। क्या कहेंगे,
आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, जिसकी आशा न की गई हो उसको अप्रत्याशित कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो सकता है, कि इनमें से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है, आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। बताइए, देखिए प्रेरणार्थक क्रिया वहां पर होती है जब हम खुद कोई काम ना करें, क्या खुद वो काम हम ना करें, हम दूसरे इंसान से वो काम करवाए, तो उस शब्द में एक तरीके से क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो चलना, यहां पर खुद चला जा रहा है, खुद चल रहे हैं, ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगी। पढ़ाना, देखिए अगर पढ़ रहे यहां पर लिखा होता पढ़ना तो वो अलग होता, लेकिन पढ़ाना यहां पर क्या है, दूसरा काम कर रहा है। अरे भाई आप तो देख रहे हो पढ़ वो रहा है, तो पढ़ाना, तो मैं कहूंगा ये आपका कैसा शब्द हो जाएगा, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी और यही आपका बिल्कुल सही जवाब। यहां पर उठना आप खुद उठे, गिरना यहां पर आप खुद गिरे, गिराया नहीं। अगर गिराया होता तो मैं कह सकता था एक पल। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आप यूप में से कौन सा शब्द विशेषण है मुझे बताइए। देखिए अगर राजा विशेषण थोड़ी ना है, तो राजा की तो विशेषता बताई जा सकती है कि बहुत महान राजा, तो यहां पर महान विशेषण हो जाएगा, राजा विशेष हो जाएगा। ईश्वर की अगर बात करें तो महान ईश्वर, तो मैं कह सकता हूं महान विशेषण हो जाएगा, ईश्वर विशेष हो जाएगा। अब मान लीजिए राम की बात करें, ठीक है ना, तो राम कोई लड़का है, तो एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये विशेषण थोड़ी ना है। ठीक है ना, मैं कह सकता हूं कि नया शब्द क्या है, नया शब्द आपका विशेषण हो जाएगा। अब मान लीजिए नई कुर्सी है, ठीक है, तो ये कुर्सी की विशेषता ही तो बताइए नए शब्द ने, तो नया शब्द क्या हो जाएगा साथियों, विशेषण हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर भी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है मुझे बताइए। देखिए सर्वनाम की साथियों जब हम बात करते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये नुकीला सर्वनाम थोड़ी ना होगा, सुंदर थोड़ी ना होगा, चमकीला थोड़ी ना होगा, ये तीनों क्या है, ये तीनों एक तरीके से साथियों किसी ना किसी शब्द की विशेषता बता रहे हैं, तो इसलिए ये शब्द विशेषण है। लेकिन कोई शब्द की अगर बात करें, देखिए अगर आपसे वह पूछा जाए तो वह एक विशेष सर्वनाम होता है, कोई शब्द पूछा जाए तो कोई आपका क्या होगा, सर्वनाम होता है। यह क्या होता है, यह सर्वनाम होता है। मैं क्या होता है, मैं सर्वनाम होता है। ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें हम शब्द क्या होता है, तो यह सर्वनाम होता है। तो कुल मिला के आंसर अगर आपके है ऑप्शन नंबर ए, तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए मैं कौन सा सर्वनाम है, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि मैं एक सर्वनाम है, लेकिन आपसे पूछा यह जा रहा है कि मैं कौन सा सर्वनाम है मुझे बताइए। अब अगर बात करते हैं साथियों, देखिए ये निजवाचक सर्वनाम नहीं है, क्योंकि निजवाचक सर्वनाम में साथियों क्या आता है, आप आ जाए, और आप अगर किस वैसे आए साथियों, खुद के लिए आए, जिसके मैं ये काम खुद कर लूंगा या अपने आप कर लूंगा या स्वयं कर लूंगा, तो ये तो निजवाचक के अंतर्गत ये सारे शब्द आ जाते हैं। उसके अलावा अगर बात करें निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, तो यह शब्द है या वह शब्द है, ये सब निजवाचक निश्चयवाचक के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं पुरुषवाचक की, तो पुरुषवाचक के अंतर्गत साथियों कौन कौन से शब्द आते हैं, मैं हो गया, उसके अलावा हम हो गया, ठीक है ना, तो ये शब्द आते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि मैं कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, मुझे बताइए साथियों अगर आपको, मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं, मैं सुबह से ये समझ लीजिए लग जाता हूं और रात के 12 बजे तक आपके लिए साथियों वीडियो तैयार करता रहता हूं, कंटेंट तैयार करता रहता हूं, इसमें कुछ नहीं। देखिए रात सुबह में मैं देर से उठता हूं, ठीक है, लेकिन 10 बजे से जो आपका एक तरीके से आपके लिए मेहनत चलती रहती है, वो रात के 12 बजे तक, क्या रात 12 बजे तक साथियों मेहनत चलती रहती है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवा रहा हूं, और मैं आपसे सिर्फ क्या मांग रहा हूं, YouTube ने आपको एक चीज देने का हक रखा है, लाइक का और एक प्यारे से कमेंट का। आप इनके अलावा क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप कुछ गुरु दक्षिणा भी देना चाहो तो नहीं दे सकते हो, या बात करें मुझे लेना भी नहीं है साथियों, ठीक है, लेकिन आपको मैं ये कहूंगा कि बात करते हैं कि यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है, यानी कि यहां पर यह माना गया है कि जो खोटी सी शब्द है ये क्या है, ये एक विशेषण है। देखिए खोटी सी, ठीक है ना, दिखती है, यह चांदनी खोटी सी दिखती है, तो चांदनी की विशेषता बताई, यानी कि ये कहीं ना कहीं एक विशेषण है। लेकिन ये किस टाइप का विशेषण है, क्या ये संख्या के यहां पर कोई संख्या दिख रही है, नहीं, परिमाण भी नहीं हो सकता, पूर्णांक बोधक भी नहीं हो सकता। मैं कह सकता हूं कि चांदी का एक गुण बताया है कि भैया खोटी है, तो मैं कह सकता हूं ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए कि जातिवाचक संज्ञा का कौन सा नहीं है मुझे बताइए। देखिए अगर बात करें जाति की,
तो गाय, अब गाय कई तरीके की होती हैं, ठीक है ना, गाय कई उनकी प्रजातियां कई सारी होती हैं, तो गाय एक कैसा शब्द है, जातिवाचक है। अगर आपसे पूछा जाए जानवर कैसा शब्द है, तो यह भी जातिवाचक है। अगर बात करें मनुष्य शब्द की, या मैं बात करूं मानव शब्द की, या मैं बात करूं साथियों आदमी शब्द की, या मैं बात करूं औरत शब्द की, या साथियों बालक शब्द की, ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं ये भी आपका जातिवाचक है, ये भी जातिवाचक है। नदी शब्द की अगर बात करें तो नदी भी आपका जातिवाचक है, लेकिन गंगा एक यूनिक चीज है, गंगा की तरह और कोई चीज नहीं है। अब नदियों की बात की गई, अब क्या पता भाई कौन सी नदी की बात की गई है। मनुष्य की बात की, अब क्या पता कौन सी मनुष्य की बात की गई। जब ये कंडीशन आ जाए कि क्या पता किस चीज की बात की गई, मान लीजिए पहाड़ शब्द कैसा होगा, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक, तो क्या पता किस पहाड़ की बात की गई है। तो अगर ये कंडीशन आ जाए तो वहां पर साथियों वो शब्द हमेशा जातिवाचक होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई यूनिक है, जिसके मान लीजिए कोई राम लड़का है, तो ये एक यूनिक है, भले इस राम की तरह और कई सारे लड़कों का नाम राम हो, लेकिन नहीं, ये यूनिक है। जैसे मेरा नाम क्या है, मेरा नाम अदनान है, तो मैं क्या हूं, मैं एक यूनिक हूं, ठीक है ना। अब भले मेरे जैसे 10 अदनान हूं, लेकिन मैं यूनिक हूं। तो अगर दुनिया में किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वहां पर होता है साथियों क्या, व्यक्तिवाचक। या दुनिया में किसी नदी का नाम आ जाए, व्यक्तिवाचक। दुनिया में किसी शहर का नाम, देश का नाम आ जाए, व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन देश शब्द कैसा होगा, जातिवाचक। मैं कह सकता हूं कि गंगा शब्द जो होगा ये आपका जातिवाचक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो लोग भी यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण ज्ञात कीजिए, यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण आपको कहां पर दिख रही है बताइए। मैं वहां कभी कभी जाता हूं। सबसे पहले अगर बात करें साथियों क्रिया विशेषण क्या है, तो क्रिया विशेषण ये क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता बता रहा है ये कभी कभी शब्द, ठीक है ना। और ये कालवाचक ही है एक तरीके से, तो मैं कह सकता हूं कि कभी कभी शब्द जो होगा ये एक कालवाचक क्रिया विशेषण होगा और यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहां पर साथियों अगर बात करें अक्षदा उपवन में टहलने गई, इस वाक्य को संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग कर पुनः लिखिए, बताइए। देखिए इसको आपको किस में बदलना है, संदिग्ध वर्तमान काल में बदलना है। अक्षदा उपवन में टहलने गई, इसमें कोई संदेह थोड़ी ना, ये तो बिल्कुल कंफर्म कह दिया भाई टहलने गई है। अक्षदा उपवन में टहल रही है, इसे तो बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अक्षदा उपवन में टहलने गई होगी, हाँ ये हो सकता है कि हो सकता हो गई होगी या हो सकता हो नहीं भी गई होगी। तो कुल मिला के यह कंफ्यूजन, जहां कंफ्यूजन होता है वहीं आपका संदिग्ध होता है। तो मैं कह सकता हूं कि आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। साथियों देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए देखिए क्या आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब। देखिए उद्धरण चिन्ह की अगर बात करें कैसे बनता है, ऐसे करके बनता है। आपने देखा होगा साथियों वाक्य में ये लगाया नहीं जाता ऐसे करके उद्धरण चिन्ह, तो ये कहां आपको दिख रहा है। मैं कह सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में जो है ना साथियों, ये उद्धरण चिन्ह का क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। तो किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया, एक देखिए ये हो गया और ये अंत में ये हो गया। तो कुल मिला के अगर ऐसा कोई भी आपसे अगर पूछा जाए साथियों क्वेश्चन के उद्धरण चिन्ह किस वाक्य में, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से दे देंगे। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि क्या लिखा हुआ निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द योम के सही अर्थ का विकल्प है, ठीक है ना। यानी कि प्राचीन का मतलब आपको बताना है और प्राचीर का मतलब आपको बताना है। ये दो शब्द हैं, दोनों शब्द का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। देखिए प्राचीन का मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं कि मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पुराना। तो पुराना यहां पर लिखा हुआ नहीं, एक तो यहां पर लिखा, एक यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन प्राचीर का मतलब क्या होता है, दीवार या नतीजा। तो मैं कहूंगा प्राचीर का मतलब दीवार होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास द्वंद्व समास का उदाहरण है मुझे बताइए। देखिए सिंपल सा है, अगर द्वंद्व समास हमेशा वहां पर होगा जहां पर दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। कौन सा चिन्ह लगा होगा साथियों, योजक चिन्ह लगा होगा। तो सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा उसका जवाब है हार और जीत में कौन सा समास है साथियों, द्वंद्व समास है। ये बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए
अब यहां पर साथियों अगर बात करते हैं, देखिए आमरण शब्द की अगर बात करें, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी शब्द का पहला पद बड़ा आ जाए तो वहां पर अव्ययी बहु समास होता है। तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी बहु समास हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें त्रिभुवन, यहां पर अगर बात करें साथियों द्विगु समास यहां पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी शब्द का पहला पद अगर संख्यावाचक आ जाता है तो द्विगु समास होता है। कमल नयन की अगर बात करते हैं साथियों, यानी कि कमल के समान नयन, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय आपका समास हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, मुझे बताइए। चलिए भाई, तो यहां पर आपका साथियों राइट आंसर क्या हो सकता है, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या है। तो कौन से शब्द में साथियों कर्मधारय समास नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करते हैं कापुरुष की, मतलब होता है कायर है जो पुरुष, तो यहां पर तो कर्मधारय समास है। कनकलता की अगर बात करते हैं साथियों, कनकलता का मतलब होता है कनक के समान लता, तो यहां पर भी साथियों है। मृगलोचन की अगर बात करें, मृग के समान लोचन, इसमें भी कर्मधारय समास है, लेकिन चिरतेश में कर्मधारय समास नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए परिच्छेद में साथियों उपसर्ग क्या होगा, मुझे बताने की कोशिश कीजिए। क्या आपका साथियों यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो सकता है, बताइए। तो अगर बात करें साथियों यहां पर उपसर्ग जो होगा वो परि हो जाएगा, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि किस विकल्प में मूल शब्द एवं प्रत्यय का विभाजन दोषपूर्ण है, मुझे बताइए। चलिए तो कहां पर साथियों गलत है ये आपको बताना है, और ये आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। क्या आपका बिल्कुल सही जवाब होगा? देखिए यहां पर अगर बात करें, अगर यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करें मानव की अगर बात करें, तो कुल मिला के अगर बात करें इसका संधि विच्छेद मनुधन आ होगा, ठीक है ना। मानव का साथियों मनुधन आ हो जाएगा बिल्कुल। अगर बात करें साथियों बुढ़ापा का संधि विच्छेद क्या होगा, बुढ़ापा का संधि विच्छेद क्या बूढ़ा धन आपा हो जाएगा, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही। ग्रामीण का संधि विच्छेद क्या होगा, क्या ग्राम धन बड़ी, क्या ग्राम धन ईन हो जाएगा, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही। क्या मारूत का संधि विच्छेद मारूत धन बड़ी ई हो जाएगा, तो मैं कहूंगा नहीं। अब मैं आपको अगर बताऊं साथियों मारूत का संधि विच्छेद क्या होगा, मारूत धन छोटी ई होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर छोटी ई आई है, इसलिए साथियों कहा गया था कि मूल शब्द और प्रत्यय का विभाजन दोषपूर्ण कहां पर है, तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए में है, क्योंकि यहां पर बड़ी ई नहीं बल्कि छोटी ई आना चाहिए, यहां पर छोटी ई है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा कि उचित विलोम युग्म का प्रयोग करिए, यानी कि विलोम शब्द सही तरीके से एक तरीके से कहां पर लिखे हुए हैं, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है साथियों, मुझे बताइए। चलिए तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए साथियों और बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए आपको सही विलोम शब्द बताना है। अगर अनिवार्य की अगर बात करते हैं साथियों, तो अनिवार्य का विलोम क्या होता है, आवश्यक नहीं होता है। अनिवार्य का विलोम क्या होता है साथियों, वैकल्पिक होता है, ठीक है ना। क्या होता है साथियों, वैकल्पिक होता है। ये सवाल ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अनिवार्य का विलोम क्या होगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे वैकल्पिक होगा। उसके अलावा साथियों जटिल का विलोम कुटिल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सरल होता है। तो जटिल का विलोम साथियों क्या होता है, सरल होता है। संधि का विलोम समास नहीं होता है साथियों, क्या होता है, विग्रह होता है। क्या होता है साथियों, विग्रह होता है। लेकिन कर्कश का विलोम क्या होता है, मधुर होता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, और यही आपसे पूछा भी गया था कि उचित विलोम युग्म कौन सा है, तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी वाला है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है, मुझे बताइए। तो जल के साथियों बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, ये आपने भी देखे होंगे, आपने भी साथियों सुने होंगे। तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि जल का पर्यायवाची कौन सा है, मुझे बताइए। अगर बात करें साथियों जल को हम लोग क्या कहते हैं, भाई साहब पानी भी कहते हैं जल को। उसके अलावा जल को क्या कहा जाता है, जल को नीर भी कहा जाता है। जल को साथियों एक तरीके से अमृत भी कहते हैं, ठीक है ना। जल को साथियों उसके अलावा तोय भी कहा जाता है। तो यहां पर अगर बात करते हैं कि जल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा, तो नीर आपका जो होगा वो जल का पर्यायवाची हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि यड़ स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है ना। यड़ स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का आपको साथियों चयन करना है और मुझे बताना है राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए साथियों यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं क्या
तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि नी धन ऊन, इसमें पहली अगर बात करें कौन सी संधि है, तो मैं कहूंगा साथियों यहाँ पर यड़ संधि है। इन सभी शब्दों की अगर बात देखिए यहाँ पर आपकी यड़ संधि हो जाएगी। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि यहाँ पर अत्यधिक, देखिए और अगर न्यून का संधि विच्छेद करोगे तो नी धन ऊन करोगे, यानी कि ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गलत कौन सा है, असुमेलित कौन सा है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अत्यधिक की, देखिए अति धन अधिक का अगर आप संधि करोगे तो क्या शब्द बनेगा, अत्यधिक बनेगा, ठीक है ना, क्या बनेगा, अत्यधिक बनेगा। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, अत्याधिक लिखा हुआ है, यानी कि इसमें या में बड़े आ की मात्रा साथियों कुल मिला के लगी हुई है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये शब्द जो मैंने लिखा है यहाँ पर और ये शब्द, इसमें अंतर है, क्या इसमें अंतर है। उसके अलावा अगर अत्याचार की संधि विच्छेद करोगे तो अति धन आचार आएगा, इत्यादि की संधि विच्छेद करोगे तो इति धन आदि आएगा। तो कुल मिला के मैटर जो यहाँ पर फंस रहा है वो अत्याधिक में फंस रहा है, क्योंकि ये शब्द गलत लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत में कब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, साथियों मुझे बताइए। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, देखिए और फटाफट बताइए। तो 28 फरवरी को ही साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे भागड़ा बांध जो है ये भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के रूप में जाना जाता है। तो गोपाल हरि देशमुख इनका नाम है और इनको ही क्या कहा जाता है, लोकहितवादी के रूप में इनको जाना जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, हैजा और प्लेग के लिए दुनिया का पहला टीका विकसित करने वाला पहला सूक्ष्म जीव विज्ञानी कौन था साथियों। तो वॉल्डेमर हॉफकिन इनका नाम था और ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन, देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको देखना होंगे, क्योंकि मैं कहूंगा कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है, अगर आपको साथियों वर्दी चाहिए 2024 में, तो इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना होगा, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न आपके आएंगे वो इन्हीं सब क्लासेस से आएंगे और कोई दुनिया बाहर के क्वेश्चन साथियों नहीं आते हैं आपके एग्जाम में। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कि जो आदमी जिस समाज का है उसके व्यवहारों का कुछ असर समाज पर जरूर पड़ता है, ये किस प्रकार का वाक्य है आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो यहां पर अगर बात करें जो आदमी जिस समाज का है उसके व्यवहारों का कुछ असर समाज पर जरूर पड़ता है, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पिट्स इंडिया अधिनियम के द्रैध शासन को समाप्त किया। तो मैं कहूंगा भारत सरकार अधिनियम 1858 ने पिट्स इंडिया अधिनियम के द्रैध शासन को समाप्त किया। आपको बहुत अधिक जोर नहीं डालना है, जो क्वेश्चंस आपको यहां पर दिखाए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है और जो आंसर आपको बताए जा रहे हैं उन आंसर को आपको हमारे मन मस्तिष्क में स्टोर कर लेना है। देखिए क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए तो शंघाई सहयोग संगठन आपको आंसर लगा देना है। उसके बाद देखिए मार्स परसिवरेंस रोवर को संचालित करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इनका नाम था साथियों अक्षता कृष्णमूर्ति और यही आपके कौन थे, मार्स परसिवरेंस रोवर को संचालित करने वाले पहले भारतीय थे। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अभी तो साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं, मैथ के क्वेश्चन भी हैं, ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चंस आप लोग साथियों यहां पर देख कर जाएंगे। अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए साथियों। तो अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो साथियों मैं कहूंगा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था, यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने महातारी वंदना योजना 2024 शुरू की है। तो अगर बात करें साथियों छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ही महातारी वंदना योजना 2024 शुरू की थी। अगला सवाल देखिए स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने की थी। तो इनका नाम था मुर्शीद कुली खां और इन्होंने ही स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की थी। अगला सवाल है भारत का वर्णन करते हुए किसने विविधता में एकता इस वाक्यांश का प्रयोग किया था, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि सूचित करें निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम काल क्षेत्र है, बताइए। तो किस देश की बात चल रही
रही है, मैं कहूंगा साथियों किस देश की बात चल रही है, साथियों फ्रांस की बात चल रही है। अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए कि किस देश में अधिकतम काल क्षेत्र है यानी कि टाइम जोन्स हैं, तो आपको फ्रांस बताना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारोत्तोलन कोच कौन थी? तो साथियों हंसा शर्मा इनका नाम है, और हंसा शर्मा ही 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारोत्तोलन कोच थी। उसके बाद देखिए बगदाद किस देश की साथियों राजधानी है? तो अगर बात करते हैं बगदाद किस देश की राजधानी है, तो इराक की राजधानी है, ठीक है ना। बगदाद किस देश की राजधानी है? इराक की राजधानी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रयोजन के लिए कौन लोक सेवक नहीं है? तो देखिए एक न्यायालय द्वारा नियुक्त एक परिसमापक तो है, सरकार के लिए कमीशन के आधार पर कार्य करने वाला ठेकेदार ये नहीं होगा, एक न्यायाधीश ये भी है, विश्वविद्यालय का कुलपति ये भी है, तो कौन सा तो सेवक नहीं? ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वंचित वर्गों की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? मुझे बताइए। तो मैं कह सकता हूं आरोहिणी पहल इस प्रश्न का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, मुझे बताइए कि एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? भाई मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जिनका आंसर यहां पर डी था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट था। चलिए उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? तो साथियों केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला सवाल देखिए कि भक्ति संत नैयार इनका नाम है, निम्नलिखित में से किस देवता के ये भक्त थे? तो ये तो साथियों शिव के भक्त थे। किसके भक्त थे? जो आपके नैयार थे ये शिव के भक्त थे, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश करता है, नेपाल करता है, ठीक है ना, म्यांमार करता है, लेकिन ईरान नहीं करता है। अब यहां पर अगर बात करें तो अब आपके यहां पर साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन साथियों शुरू हो चुके हैं? रीजनिंग के आपके यहां पर क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है रीजनिंग का कि देखिए साथियों यहां पर M13 आया है, उसके बाद O18 है, उसके बाद यहां पर साथियों एक कौन सा लेटर आएगा और कौन सी संख्या आएगी आपसे पूछी जा रही है, और उसके बाद साथियों S28 आना चाहिए, फिर U33 आना चाहिए। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों 13 से ये 18 हुआ है, तो कितना बड़ा है? कितना बड़ा है साथियों? अगर बात करते हैं ये साथियों आपका कितना बड़ा है? 5 बड़ा है, ठीक है ना, ये 5 बढ़ गया। अच्छा यहां पर अगर बात करें ये 28 से 33 हुआ, यानी कि कितना बड़ा है? 5 बड़ा है। तो मेरे हिसाब से 18 में 5 बढ़ाना होगा, ठीक है, और 18 में साथियों 5 बढ़ाते हैं कितना आता है? 22 आता है। तो संख्या तो हमें पता चल गई 22 टेबल के 23 आता है, तो संख्या हमें पता चल गई 23 कौन से ऑप्शन में? इस ऑप्शन में। एक बार कंफर्म कर लीजिए। अब देखिए 13 के बाद साथियों O आया है, यानी कि 13, O के बाद साथियों M के बाद O आया है, यानी कि 2 बढ़ाया गया है, O के बाद 2 बढ़ाएंगे तो साथियों 17, यानी कि Q आ जाएगा, और Q किस ऑप्शन में? इस ऑप्शन में है। उसके बाद Q के 2 नंबर बाद क्या होता है साथियों? S होता है, और S के 2 नंबर के बाद क्या होता है? U होता है। तो मैं कह सकता हूं कि आंसर हमारा जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। साथियों इन सभी क्वेश्चंस को देखिए, ये कुछ नहीं आपको पढ़ना है, इसमें से आपसे ये पूछा जा रहा है कि सबसे अलग कौन सा है, सबसे विषम कौन सा है। अब देखिए साथियों और मुझे बताइए कि आपको सबसे अलग इसमें से कौन सा लग रहा है, मुझे बताइए। देखिए 14 से 86 बना है, 18 से 107 बना है, 16 से 97 बना है, और 22 से 133 बना है। जब अगर हम बात करते हैं साथियों, क्या अगर इसकी बात करें, यानी कि 14 की गुणा साथियों 14 पंजे 70, 14 छंग कितने होते हैं साथियों? 84 होते हैं। ये कितना है? 85 है, तो भाई 1 बढ़ाया गया। क्या ऐसा है? ऐसा है, देख लेते हैं। 18 की अगर बात करते हैं साथियों 18 पंजे 90, 18 छंग कितने हो जाएंगे? 108 हो जाएंगे, ठीक है ना साथियों। 18 छंग कितने हो जाएंगे? 108 हो जाएंगे। तो कुल मिला के अगर बात करें यहाँ पर क्या किया गया? 1 घटाया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1 घटाया गया है। इसकी अगर बात करते हैं साथियों 16 पंजे 80, 16 छंग 96 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये तो ऐसे इसकी तरह आ रहा है, ठीक है। 16 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा, प्लस 1 किया तो कितना मिल गया हमें? 97 मिल गया। इसकी अगर बात करते हैं साथियों 22 छंग कितना होता है? एक तरीके से 22 छंग आपका 132 होता है। तो 22 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 133 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो रूल लगा है वही रूल यहाँ पर लगा और वही रूल यहाँ पर लगा है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग। यहाँ पर देखिए सब में एक प्लस हो रहा है, यहाँ पर एक माइनस हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर सबसे अलग जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब
जवाब है। अगर आपकी समझ में ये आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आया तो इसको थोड़ा सा पीछे करके आप लोग देख लेंगे, आपकी दोबारा समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर भी आपको साथियों सबसे भिन्न बताना है कि सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं क्या कि बकरी का खुर होता है जो पैर के नीचे एक तरीके से होता है जूता टाइप का, उसको खुर कहा जाता है, तो बकरी का ये एक अंग हो गया। कछुए की खोल होती है, ये भी साथियों एक अंग हो गया। और मछली का गलफड़ा ये भी अंग होता है, लेकिन डॉल्फिन के पंख नहीं होते हैं। तो नहीं होते हैं, मैं कहूंगा कि सबसे अलग इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अभी हम लोग रीजनिंग देख रहे हैं, उसके बाद साथियों कुछ देर बाद आप लोग यहाँ पर मैथ के क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया साथियों, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार और बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। चलिए साथियों यहाँ पर 35 से 6 बना दिया गया है, तो 63 से यहाँ पर क्या बनाया जा सकता है, मुझे बताइए। देखिए जब हम इनको और इन नंबर को देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यानी कि ये अगर साथियों इसका 6 का स्क्वायर कर दे तो ये 36 आ जाए, और 36 बिल्कुल इसके नज़दीक है, सिर्फ 1 घटाया गया है। तो अगर बात करें ये क्या 5 के स्क्वायर के नज़दीक है, नहीं। ये क्या 8 के स्क्वायर के नज़दीक है, बिल्कुल साथियों 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। जैसे इसमें 1 घटाया गया था, 36 में से 1 घटाने पर 35 आया था, उसी प्रकार यहां पर अगर 1 घटाएंगे तो साथियों 63 आ जाएगा, और 63 ये यहां पर लिखा हुआ है। तो मैं उम्मीद करूंगा साथियों इस सवाल को आप भली प्रकार से समझ गए होंगे। फिर से मैं आपको एक बार बतला देता हूं, ये 35 जो है ना ये इसके स्क्वायर के नजदीक है, यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 1 घटाया गया है, तो ये किस नंबर के स्क्वायर के नजदीक है, 64 होता है 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 8 के स्क्वायर में से 1 घटाएंगे ये आ जाएगा, 6 के स्क्वायर में से 1 घटाएंगे ये आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों अब आप लोग समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अगर यदि कूट भाषा में टोमेटो को ब्रिंजल कहा जाता है, ब्रिंजल को रेडिश कहा जाता है, और रेडिश को कैबेज कहा जाता है, और कैबेज को ओकरा कहा जाता है, तो जमीन के नीचे उपजने वाली सब्जी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होगा। अब सबसे पहले आप ये बताइए कि जमीन के नीचे कौन सी सब्जी उगाई जाती है। क्या टमाटो नहीं उगाई जाती? अगर टमाटो उगाई जाती तो हमारा आंसर ब्रिंजल हो जाता। क्या ब्रिंजल उगाया जाता है? नहीं। अगर ब्रिंजल उगाया जाता तो रेडिश हो जाता, ठीक है ना। रेडिश उगाया जाता है, यानी कि जमीन के नीचे रेडिश उगाया जाता है, और यहाँ पर रेडिश को क्या कहा गया है, कैबेज कहा गया है। तो मैं कह सकता हूं कि कैबेज आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था कि जमीन के नीचे उगने वाली, ठीक है ना, उपजने वाली सब्जी के लिए कौन सा शब्द आएगा, तो मैं कहूंगा रेडिश के लिए कैबेज शब्द आएगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। देखिए कि एक निश्चित कूट भाषा में प्ले ग्राउंड को क्या लिखा गया है। प्ले ग्राउंड की अगर बात करें साथियों तो ये लिख दिया गया है OKZXFQNTFC लिख दिया गया है। साइंस के लिए क्या लिख दिया गया है, RBHD MBD लिख दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टाइपराइटर के लिए क्या शब्द लिखा जा सकता है, ये कुल मिला के आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों, देखिए P होता है 16 पर और O होता है 15 पर, यानी कि 1 घटाया गया है। L होता है 12 पर और K होता है साथियों की 11 पर, 1 घटाया गया है। D होता है साथियों 4 पर, C होता है 3 पर, 1 घटाया गया है। O होता है साथियों 15 पर, ठीक है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ O 15 पर होता है, N 14 पर होता है, 1 घटाए, यानी कि इसमें की अगर बात करें S होता है 19 पर और R होता है 18 पर, 1 घटाएंगे। इसमें से भी साथियों एक ही 1 घटाया जा रहा है सब में से, तो मैं कह सकता हूं कि T में से 1 घटाएंगे तो साथियों S आ जाएगा, Y में से 1 घटाएंगे तो X आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर P में से 1 घटाएंगे O आ जाएगा, फिर D आ जाएगा, फिर V, फिर Q, और फिर साथियों आपका कितना आ जाएगा, H आ जाएगा, फिर S आ जाएगा, फिर Q आ जाएगा। और ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, SXO साथियों आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, DV यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना, और CP अगर बात करें SQ होना चाहिए, SQ यहाँ पर नहीं भाई, क्या बात है, SQ यहाँ पर नहीं। देखिए ये तो नहीं हो सकता, शुरू में नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है क्या, अच्छा DQ ही यहाँ पर आएगा भाई। अरे भाई E से पहले क्या आता है, S थोड़ी ना आता है, D आता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक बार मैं दोबारा से आपको यहाँ पर बतला देता हूँ। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखना है T से पहले क्या आता है साथियों, S आता है, Y से पहले क्या आता है, X आता है, उसके बाद P से पहले O, फिर D, फिर V, ठीक है ना, फिर Q, और उसके बाद साथियों H आ जाएगा, और S आ जाएगा, और फिर D आ जाएगा, और फिर Q आ जाएगा। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर D में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। यहां पर अगर बात करें सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की पुत्री, बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल को,
सलोनी कौन है? ये कार्तिक के इकलौता बेटा। मान लीजिए यहाँ पर साथियों अगर बात करते हैं, कोई कार्तिक है, कार्तिक का कोई बेटा है जो कि इकलौता बेटा है, कार्तिक का इकलौता बेटा है और उसकी बेटी कौन है? सलोनी है। तो मैं कह सकता हूँ कार्तिक के इकलौता बेटा है कोई और उसकी बेटी कौन है? सलोनी है। उसके बाद लिखा हुआ है कि निरुपमा दीपक की माँ है, ठीक है ना। निरुपमा हम कह सकते हैं साथियों दीपक की माँ है, ठीक है। दीपक की माँ कौन है? दीपक की माँ साथियों निरुपमा है, यहाँ पर कहा गया है। जितना जितना कहा गया है ना उतना उतना आप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखा है यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा के साथ हुई है। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों, निरुपमा की शादी किसके साथ हुई है? अंकित के साथ हुई है, ठीक है ना। अंकित के लिए डबल मैंने कर दिया। चलिए क्या कहा गया है? यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की, यानी कि ये जो है ना अंकित, ये यामिनी का इकलौता बेटा है, ये यामिनी का इकलौता बेटा है अंकित और इसकी शादी निरुपमा के साथ हुई है और निरुपमा का एक बेटा है दीपक। उसके बाद क्या कहा गया? कार्तिक दीपक के दादाजी हैं, यानी कि दीपक के दादाजी हैं साथियों कार्तिक। यानी कि कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि साथियों दीपक के पिता कौन हुए? दीपक के पिता अंकित हुए, अंकित के पिता कौन हुए? कार्तिक हुए। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है ना। यामिनी और कार्तिक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है ना। और उसके अलावा साथियों यामिनी और कार्तिक का एक बेटा है, कौन है? अंकित। और अंकित की बीवी कौन है? निरुपमा। और अंकित का बेटा कौन है? दीपक। अब आपसे पूछा गया है कि कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है, तो अंकित क्या कहेगा कार्तिक को? अरे भाई अंकित की माँ यामिनी है, यामिनी के पति कार्तिक है, तो जाहिर सी बात है अंकित के पिता कौन होंगे? कार्तिक होंगे। यानी कि अंकित क्या कहेगा कार्तिक को? तो साथियों पिता कहेगा। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, इसको मैं थोड़ा आपके लिए क्या कर देता हूं साथियों, आपके लिए यहां पर जूम कर देता हूं इसको थोड़ा। चलिए अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। कि रोहित एक बिंदु P से शुरू करता है और 4 किलोमीटर पूरब की दिशा की ओर यात्रा करता है साथियों और Q तक पहुंच जाता है। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों P से ये शुरू करता है और 4 किलोमीटर चलता है बिल्कुल, और ये Q तक पहुंच जाता है। उसके बाद कहा गया है कि फिर वो बाएं मुड़ता है और एक बिंदु R तक पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए साथियों बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला और कहां तक पहुंच गया? आर तक पहुंच गया, ठीक है आर तक पहुंच गया। उसके बाद कह रहे हैं कि 7 किलोमीटर यात्रा करता है, यदि वह फिर बाएं मुड़ता है, ठीक है भाई साहब हमने बाएं मोड़ दिया, और कह रहे P और Q के बीच की तय की गई दूरी के 7 गुना यात्रा करता है। P और Q के बीच की दूरी कितनी है? 4 है, इसका 7 गुना कितना हो जाएगा? 4 सत्ते 28, यानी कि इधर के लिए जाता है और 28 किलोमीटर की दूरी साथियों तय करता है। ये आपसे पूछा कहा जा रहा है। और अपने गंतव्य S पर पहुंच जाता है, यानी कि अब S पर पहुंच चुका है। कह रहे कि प्रारंभिक बिंदु उसकी ये है और गंतव्य बिंदु उसकी ये है। इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो इसके बीच की दूरी साथियों यही तो होगी भाई, यही होगी बिल्कुल। अब इस दूरी को आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये दूरी कितनी है? देखिए ये दूरी जब 7 है ना, तो ये भी दूरी 7 है। ये दूरी कितनी है अगर बात करें, देखिए हम नया एक तरीके से बना ले, ये दूरी आपसे पूछी जा रही है, ये दूरी कितनी है? 7 है। और ये दूरी कितनी है? ये यानी कि ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? टोटल दूरी कितनी थी? 28 थी। ये दूरी कितनी है? 4 है, तो 4 इसमें से घटाओगे तो ये दूरी 24 आ जाएगी। यानी कि अगर बात करें साथियों, ये दूरी अगर आपसे पूछी जा रही है और ये इधर की दूरी दे रखी है, इधर की दूरी दे रखी है, तो एक सूत्र होता है साथियों, क्या? इसको हम कर्ण मान लेते हैं, कर्ण का, ठीक है ना। एक स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर एक तरीके से ऊंचाई और एक तरीके से आधार इसको मान सकते हैं, ठीक है ना। ये मतलब ये ऊपर हो गया है, एक तरीके से ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, तो ये आधार आपका हो जाएगा, मैं कहूँगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है एक बार देख लीजिए, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है 9 हो गया ये आपका, और यहाँ पर 48 आ जाएगा, 6 आ गया, 17 आ गया, 573 हो गया। यानी कि 24 का स्क्वायर 573 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और ये आपका क्या आ गया? ये एक स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों को साथियों जोड़ लीजिए, 576 को और 49 को जोड़ लीजिए, 5 आ गया 15 का, ठीक है ना, 12 का, ये आपका 625 हो गया। यानी कि के स्क्वायर बराबर क्या आया? 625 आया। मैं कह सकता हूँ कि ये 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है, यानी कि के बराबर 25 आएगा। तो इसकी दूरी कितनी निकलेगी? 25 निकलेगी, और 25 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहाँ पर पहले सही आ चुका है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 25, तो उन सभी का आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए एक ये कागज है,
एक ये क्या है, एक ये साथियों कागज है और इस कागज को बीच से मोड़ा जाता है। कैसे फोल्ड किया जाता है, यहाँ से, यानी कि ये वाला पार्ट जो है इसके ऊपर आ जाता है। उसके बाद साथियों अब आपके पास क्या आ जाता है, अब आपके पास एक ऐसा इस टाइप से कागज आ जाता है। इसको मोड़ने के बाद अब उसको यहाँ बीच से साथियों ये वाला पार्ट इसके ऊपर ले आते हैं, तो अब आपके पास एक जो कागज आ गया है वो इस टाइप का कागज आ गया है। अब उसमें एक यहाँ पर एक ऐसा होल किया जाता है और एक ऐसा यहाँ पर होल किया जाता है। तो जब इसके चारों खाने मोड़ोगे तो ये कैसा दिखाई देगा आपसे पूछा जाए। देखिए यहाँ पर अगर दो है ना होल, तो यहाँ पर भी साथियों दो होल हो जाएंगे, उसी प्रकार यहाँ पर भी दो होल हो जाएंगे और उसी प्रकार यहाँ पर भी दो होल हो जाएंगे। तो ऐसी आकृति कहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दिख रही है। तो यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर साथियों आपको दिया गया है 91, 7, 2, 4, 10, 5। ठीक है, इसको आपको साथियों कैलकुलेट करना है। 91, 7, 2, 4, 10 और यहाँ पर अगर बात करें 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर देखिए नीचे वाले से चलिए, ऐसे क्वेश्चन में नीचे वाले से चलते हैं तो आंसर थोड़ा सा जल्दी मिलने के चांसेस होते हैं। इसकी अगर बात करें साथियों, अगर यहाँ पर गुणा भाग रख दे, अगर यहाँ पर साथियों गुणा, यहाँ पर साथियों भाग रख दे। अब देखिए भाई यहाँ पर अगर बात करें ना कि 2 से नहीं पूरा कट पाएगा, 7 को ये नहीं काट पाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं कह सकते और 2 से 91 भी नहीं कटेगा। तो इसलिए साथियों हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी वाले को यहाँ पर अब रख लेंगे। अब अगर बात करें साथियों ये भाग लिखा हुआ है, ये बराबर लिखा हुआ है, ये गुणा प्लस माइनस, गुणा प्लस माइनस। अब देखिए 7 से अगर 91 को कट करेंगे, 7 एकम 7 और 21 हो जाएगा, 7 3 आपका 21 हो जाएगा, 13 आ गया यहाँ पर ये। ठीक है ना। उसके बाद साथियों अगर बात करें 4 दूना 8 प्लस यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ 13 बराबर कितना आ गया, 13 आ गया, यानी कि ये बिल्कुल सही बैठ जाएगा। तो हमारा और आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है यहाँ पर तन्वी लिखा हुआ है। तन्वी ने 50 मीटर तक अपनी परछाई का पीछा करने के बाद दाएं मुड़ती है। तो अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों ये सवाल पैदा होता है कि तन्वी 50 मीटर तक अपनी परछाई का पीछा कर रही है। अब सूरज अगर देखिए पूरब में है सूरज, ठीक है ना, पूरब में है तो साथियों क्या होगा, तो वो इधर चल रही होगी। अगर सूरज इधर पश्चिम की तरफ है तो किधर चल रही होगी, तो साथियों पूरब की तरफ चल रही होगी। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों हम लोग मान लेते पहले कुछ भी किधर भी चला लेते। तन्वी ने 50 मीटर तक अपनी परछाई का पीछा किया। मान लीजिए अगर बात करें पूरब है, ये साथियों क्या है, ये साथियों पूरब है और सूरज इधर है। तो मान लीजिए साथियों तन्वी किधर जाएगी, तन्वी इधर को जाएगी ना, इधर को तन्वी जाएगी, तभी तो उसकी परछाई पश्चिम की तरफ पड़ रही है। तो वह अपनी परछाई का पीछा 50 मीटर तक करती है, यानी कि 50 मीटर तक चली। उसके बाद कह रहे हैं फिर वो दाएं मुड़ जाती है और 30 मीटर चलती है। दाएं मुड़ गई साथियों और वो 30 मीटर चली। फिर वो दाएं मुड़ती है और 60 चलती है, यानी कि दाएं मुड़ती है और वो 60 चलती है। ये 60 चलती, वो कहने के अंत में वह पूरब दिशा के सम्मुख थी, यानी कि अब वो पूरब दिशा के सम्मुख है, सामने बिल्कुल पूरब दिशा के ही सम्मुख है। तो कहने के तो फिर उसने किस समय पर चलना शुरू किया था, तो उस समय मैं कह सकता हूं सुबह में चलना शुरू किया था, क्योंकि पूरब दिशा में जो सूर्य होता है वो सुबह में ही होता है। तो सुबह इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमने इधर से चलना स्टार्ट किया। अगर हम इधर से चलना स्टार्ट करते तो हमारा आंसर नहीं आ पाता, ठीक है ना, फिर आपको दोबारा से यहां से चलना होता। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इसको मैं थोड़ा सा साथियों जूम कर देता हूं, देखिए ठीक है ना, इसको मैं क्या कर देता हूं साथियों, जूम कर देता हूं। कुछ नहीं करना है, इनको क्रम से बैठाना है। इनको किससे बैठाना है साथियों, क्रम से आपको जो है ना वो बैठाना है बस। चलिए तो अब देखिए साथियों और बताइए कि यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या शेल्फ आएगा क्रम में साथियों, या उसके बाद लकड़ी आएगा, पटरा आएगा, या वृक्ष आएगा, अलमारी। देखिए सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले इंसान वृक्ष को लेगा। सबसे पहले अब उसने वृक्ष को लिया साथियों, और वृक्ष के बाद वहां से क्या निकालेगा, लकड़ी निकालेगा। यानी कि सबसे पहले 4 फिर 2 हो जाएगा, और 4 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। उसके बाद अगर बात करें, देखिए उसने सबसे पहले वृक्ष लिए, फिर उससे लकड़ी निकाली, ठीक है ना। उसके बाद साथियों क्या निकालेगा, उसके बाद वो पटरा बनाएगा, तो ये आपका 3 हो जाएगा। और उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों क्या बनाएगा, उसके बाद शेल्फ बनाएगा, ठीक है ना, और फिर साथियों अलमारी आपकी तैयार हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं क्या कि 42315 कहां पर लिखा हुआ है, 42315 आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना, कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि CL को अगर 36 लिखा जा सकता है तो FP को क्या लिखा जाएगा, मुझे बताइए।
देखिए Cl की अगर बात करें, ये होता है आपका 3 पर और L होता है 12 पर। इसकी गुणा करेंगे तो 12 तिया कितना होता है, 36 होता है। F होता है 6 पर और साथियों ये होता है 16 पर, यानी कि 16 पंजे 80, 16 छंग 96। तो 96 के ऑप्शन में है, मैं कहूँगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है और यही आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों, देखिए बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है और मुझे बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए कि एक पार्क में एक महिला को दिखाते हुए विनीत, यानी कि मान लीजिए आप विनीत हैं और आप एक महिला की तरफ देखकर कह रहे हैं कि वो महिला कौन है आपकी, देखिए कि वह, आप कह रहे हैं कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, यानी कि आपके दादाजी के एकमात्र पुत्र कौन होंगे, आपके पिता होंगे, यानी ठीक है, यानी कि आपके पिता की पुत्री, यानी कि आपके पिता की पुत्री कौन हो जाएंगी साथियों, आपकी बहन हो जाएंगी। तो वो महिला जो है ना वो आपकी बहन है। तो विनीत उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि वो महिला विनीत को क्या कहेगी, तो भाई कहेगी, इसलिए भाई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, मुझे बताइए। चलिए तो साथियों जिन लोगों ने भी अगर बात करते हैं यहाँ पर वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग ने भी साथियों अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप लोग क्या करेंगे साथियों, तुरंत इस वीडियो को भी एक बार शेयर अवश्य कर देंगे। चलिए देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए क्या कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, 1 सेकंड रुकिए। इसको मैंने साथियों आपके लिए ये कर दिया जूम, ठीक है ना। चलिए अब इस सवाल के अगर बढ़े तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपका सेटिंग अरेंजमेंट का साथियों क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि DKMPRS एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं, यानी कि एक साथियों हम गोला ले लेंगे और उसमें 6 लोगों की बैठने की जगह यहाँ पर बना देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर कहा गया है कि पहली लाइन में कहा गया है, पहली चीज जो कही गई है वो क्या कहा गया कि इस R के बाएं तीसरे स्थान पर है। मान लीजिए R यहाँ पर है, कहीं पर भी R को रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। R के बाएं तीसरे स्थान पर S है, बायां क्या होगा R का, इधर होगा 1 2 3, ठीक है ना, यानी कि R के बाएं तीसरे स्थान पर S हो गया। उसके बाद कहा गया है कि R के ठीक दाएं कौन है, P बैठा है। तो R के ठीक दाएं कौन बैठा है, P बैठा है ना, P लिखिए यहाँ पर, P बैठा है। उसके बाद कहा गया है कि और D के ठीक बाएं बैठा है, यानी कि जो P बैठा है, P ये R के तो ठीक दाएं बैठा है, लेकिन P जो बैठा है वो D के बाएं बैठा है, तो D के बाएं मैंने बैठा दिया। उसके बाद कहा गया कि R के ठीक बाएं M है, तो R के ठीक बाएं कौन हो जाएगी साथियों, M, यानी कि M यहाँ पर आ जाएगी। और कह रहे हैं कि S के ठीक दाएं कौन हो जाएगी, K हो जाएगी। तो S के ठीक दाएं कौन हो जाएगी, K हो जाएगी, ठीक है ना। और M के ठीक बाएं हो जाएगी, बिल्कुल M के ठीक बाएं K हो गया। कहने के D के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, D कहाँ पर है, D यहाँ पर है। D के बाएं से तीसरा कौन होगा, 1 2 3 कौन होगा साथियों, M होगा। तो मैं कह सकता हूं कि M आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर साथियों बिल्कुल करेक्ट है। चलिए